हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हमारा जो रेडमी या फिर वन प्लस या फिर ओप्पो वीवो के जो भी 5G फ़ोन आने वाले मार्केट में हैं या फिर जो आ चुके हैं, आपके पास वो रिपेयर होने के लिए जब वो आएंगे तो उनके सर्किट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो सर्किट जो है किस तरह से बदला हुआ नज़र आएगा आपको, उसके एक छोटे से आईसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये एक क्लॉक बफर आईसी है, जिसे हम लोग क्लॉक जनरेटर आईसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक जनरेटर आईसी नज़र आ रही है। इसके पूरे कनेक्शन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और मैं बता दूं कि इस आईसी के ख़राब होने से या फिर इस आईसी से रिलेटेड कोई भी एक लाइन में प्रॉब्लम, एक सर्किट, एक ट्रैक लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली डेड हो सकता है और उसमें सभी वोल्टेज वेरिएशन कंडीशन में आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो भी मेरा अभी अंदाज़ा है, इस हिसाब से मुझे यही लगता होगा कि काफ़ी लोगों को जो वोल्टेज वेरिएशन केस होता है, फ़ोन डेड होता है और वोल्टेज वेरिएट करती है, अप डाउन होती है, वो फ़ोन रिपेयर करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं ये सोचा कि ये वीडियो भी बना दूं। 5G में भी आपको ये वेरिएशन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और फ़ोन आपका फुली डेड होगा। क्या CPU ख़राब हो गई है, ये सवाल उठता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक क्लॉक जनरेटर आईसी या फिर एक क्लॉक बफर आईसी देखने को मिलेगी, जबकि आपके जो 4G फ़ोन थे मार्केट में ना, उस फ़ोन में आपको एक क्रिस्टल नज़र आता था, जो कि क्रिस्टल अभी यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये क्रिस्टल पे आपका एक 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का आता था, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रेक्वेंसी। एक आता था MTK में, जो आता था 26 मेगाहर्ट्ज़ की। और जब से डबल PM के फ़ोन आने लगे, तब से 38.4 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल आने लगे। तो अभी भी इसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है। जबकि ये क्रिस्टल जो पावर आईसी के अंदर, जो मेन PM होता है ना हमारा, उसके अंदर कनेक्टेड होते थे। और अभी फ़िलहाल में ये क्रिस्टल पावर आईसी के बगल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जब ये 5G फ़ोन को आप ओपन करोगे ना, तो आपके सामने 3 पावर मैनेजमेंट आईसियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक आईसी जो होगी पावर मैनेजमेंट, वो चार्जिंग को संभाल रही होगी, यानी चार्जिंग के सेक्शन को कवर कर रही होगी। और 2 पावर आईसी जो हमारी होगी पावर मैनेजमेंट इंटरफेस को कवर कर रही होगी। तो पावर आईसी से कनेक्टेड जो क्रिस्टल होते हैं, वहीं से हम अपना जो है अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा क्या, वहीं से कंफर्मेशन होता है कि हमारी PM वही है, जहाँ पे चार्जिंग कनेक्टेड है, जहाँ से क्रिस्टल कनेक्टेड है वही हमारा मेन PM है। लेकिन फ़िलहाल में क्रिस्टल तो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक आईसी के अंदर, छोटी सी आईसी है ये हमारा क्लॉक जनरेटर आईसी या क्लॉक बफर आईसी आप इसको कहोगे। इसके अंदर 2 वोल्टेजेस आती हैं, जो कि PM के माध्यम से ही आती हैं। और ये वोल्टेज आती कैसे है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सपोज कर लो आप यहाँ पे PM है, PM से बना 1.8 की वोल्टेज, वो वोल्टेज इसके अंदर इन हो गई। फिर यहाँ से ये वोल्टेज बना, जिसका नाम है SPMI IO वोल्टेज, IO 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ से IO वोल्टेज बनेगी। ये 1.8 जो पावर आईसी से वीरेज 2 में बनेगी, या वीरेज 1 में भी बनते हैं। 5G में तो जो वोल्टेजेस बनती है वो वीरेज 1 में बनते हैं। अब ये लैंग्वेजेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वीरेज 1 क्या है, वीरेज 2 क्या है। तो जो भी एकदम बिगिनर है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो इनको स्कीमेटिक रीडिंग नहीं आती है, उनके लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, वो वीडियो को कट कर सकते हैं। और अगर चाहते हो कि आप सीख लो ये सारी चीज़ें, तो आपको शुरू से क्लासेस करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप पढ़नी पड़ेगी सारी चीज़ों को, तभी आप आगे समझ पाओगे। तो वीरेज 1 या वीरेज 2 की जो वोल्टेज बनती है 1.8 पे, वो वोल्टेज पहले आईसी के अंदर जाएगी, फिर दोबारा ये वोल्टेज निकल के हमारी जो है यहाँ पे VDD IO वोल्टेज जो है क्लॉक जनरेटर आईसी को मिलेगी। और यहाँ पे डिजिटल VDD VYP वोल्टेज जो है 0.9 वोल्टेज, यहाँ पे भी एक वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे दोनों का एरो डायरेक्शन गलत बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, जबकि वो आता है, जाता नहीं है, ऐसा आता है अंदर की ओर वोल्टेज पावर आईसी से। यही वजह है कि लोग समझ नहीं पाते कि कौन सप्लाई आती है, कौन सप्लाई जाती है, क्योंकि स्कीमेटिक में सब उल्टा बना के देता है कई जगहों पे वोल्टेज लाइनों को, कई जगह पे कई सारी लाइनों को। फिलहाल में यहाँ पे तो ये लाइनें सीधी नज़र आ रही हैं मुझे। तो अब होता ये है कि इसमें जो हमारा वोल्टेज आने के बाद ये जनरेटर आईसी जो है ऑन होती है, और ये आईसी कनेक्टेड कहाँ होती है, CPU से।
यहाँ पे लिखा है PMIC SPMI डेटा, PMIC SPMI क्लॉक, आपको नज़र आ रहा होगा SPMI डेटा और क्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वोल्टेज मैं मिटा दे, इरेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे SPMI डेटा क्लॉक जो है ये CPU से कनेक्टेड है, और ये 3 PM है ना, बता दूँ 3 PM, तो तीनों PM से कनेक्टेड है। ये तीनों PM के अंदर भी यही लाइनें कनेक्टेड हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड है क्लॉक बफर IC में। तो यहाँ से अब क्रिस्टल कनेक्टेड होता है इसी IC में, जो कि 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो होता ये है कि यहाँ से आपको दिख रहा है 38.4 मेगाहर्ट्ज, ये RF क्लॉक 1 में जा रहा है, जिसको SDR 5G SDR जो है ना उसमें जाएगी। ये WCN यानी कि वाईफाई IC में जाएगी 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और ये कट किया हुआ है। और यहाँ पे एक और जा रहा है जिसमें लिखा है LAN, ये SM लिखा है, SM मतलब ये CPU में जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और ये आपका 19.2 जनरेट कर रहा है, और 32.768 जो होता है स्लिप क्लॉक जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा बेसबैंड क्लॉक भी जनरेट कर रहा है और स्लिप क्लॉक भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, बेसबैंड क्लॉक और स्लिप क्लॉक। तो स्लिप क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज़ का होता है, ये 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का होता है क्वालकॉम के प्रोसेसर में। तो ये पहले कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे पहले PM के अंदर, फिर PM से निकल के जाएंगे CPU के अंदर। ये जो ट्रैक लाइन जा रही है ना, ये सीधा PM में जा रही है, मेन PM जहाँ है वहाँ जा रही है, और उस PM से निकल के बेसबैंड क्लॉक जो है वो CPU के अंदर जाने वाली है। तो इस तरह से यहाँ से क्लॉक जनरेट होगी बेसबैंड क्लॉक, और पहले PM के अंदर जाएगी फिर CPU के अंदर जाएगी। और रही बात स्लिप क्लॉक, तो स्लिप क्लॉक भी पहले PM के अंदर जाएगी उसके GPIO सेक्शन में, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट सेक्शन में, फिर PM के कंट्रोल सेक्शन से स्लिप क्लॉक निकल के CPU के अंदर जाएगी, तभी जाके हमारा CPU ऑन होगा। ये दोनों क्लॉक सिग्नल्स जो हैं CPU के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी हमारे 38.4 जो RF में जा रहे हैं वो तो एक स्पेशली एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑन नहीं होगा, जैसे कि हमारा नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर हमारा वाईफाई काम नहीं करेगा, या फिर हमारा लाइन नहीं काम करेगा। लेकिन ये दो अगर नहीं बने ना हमारे, तो फ़ोन ही ऑन नहीं होगा और वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगी, फ़ोन डेड रहेगा और PC पर किसी भी प्रकार का कोई भी पोर्ट आपको शो नहीं होगा। तो आपको बेसबैंड क्लॉक और स्लिप क्लॉक की ये लाइनें तभी बनती हुई मिलेंगी जब आपकी क्लॉक बफर IC या क्लॉक जनरेटर IC ऑन रहे। तो इसके लिए आपको ये दोनों वोल्टेज चाहिए। इससे जुड़े हुए ये जो इंटरनल कैपेसिटर हैं इनमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट सर्किट में है तो ये IC हो जाएगी ऑफ और आपका जनरेटर IC ऑफ रहेगा, जिससे आपकी सारी वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। या फिर ये IC डैमेज नहीं होनी चाहिए, IC में वाटर डैमेज नहीं होनी चाहिए, IC टूटी हुई फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ क्रिस्टल जो है स्मूथ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, रस्टी नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए बोर्ड, तभी आपका ये जनरेट करेगा और आपका फ़ोन जो है ऑन होगा। तो अक्सर आपके फ़ोन में वेरिएशन का केस आता है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं क्लॉक से भी हो सकता है, कोर लाइन बक लाइन की वजह से भी होता है, CPU के ख़राब होने की वजह से भी होता है, EMCP की वजह से भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है। क्लास में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको इसलिए ये लाया हूँ कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर वो पावर लेवल पे अच्छा काम कर लेते हैं और ये IC देख के फिर ऐसा ना हो उन्हें कि ये IC क्या है, आप इसको सर्च करते हो तो आपको स्कीमेटिक मिल जाएगा इसका K30 5G जो फ़ोन है ना Redmi K30, उसमें आपको ये मिल जाएगा देखने को। आप जाके वहाँ पे इसे पूरे डीप में देख सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको स्कीमेटिक रीडिंग करनी लगभग आती होगी पूरी तरीके से, तो वो रीड करके इसे और भी डीप में देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे सारा फंक्शन सेम टू सेम, सारी वोल्टेजेस वहीं से आएगी और इसी तरह से ये क्लॉक बना के CPU को देगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट लाइन हो, इसमें रजिस्टर भी लग सकते हैं अलग अलग फ़ोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अलग अलग फ़ोन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, किसी में नहीं किए जाते। तो आपको देखना होता है सर्किट में है या नहीं। अगर है रजिस्टर तो रजिस्टर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर वो रजिस्टर डैमेज हुआ तो आपका क्या होगा, फ़ोन बंद हो जाएगा, पावर मैनेजमेंट जो है ऑफ हो जाएगी, तो सारी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ जाएगा, PC पर पोर्ट नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप अपने सीट की बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप रिपेयरिंग की भी सीट बुकिंग चल रही है। न्यू बैच जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा लैपटॉप रिपेयरिंग का। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो आप, क्योंकि ये देखिए हो सकता है कि ये बिगनर जो होंगे या जो जिनको नहीं आता होगा स्कीमेटिक, उनको नहीं समझ में आया। मैं पहले बताता हूँ, उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो कुछ लेवल पर है, मार्केट में कुछ काम करते हैं, उनके लिए है। अगर आप मार्केट में काम करते हो तभी आपके लिए है, नहीं तो ये अगर आप समझते हो स्कीमेटिक को तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे